अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसाक बिल्गी फॉर जीके। तो हम पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चंस किस तरह पूछेंगे और कितने पॉइंट्स लिखना हमने देखा था। और एक बार मैं रिपीट करता हूं, अगर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट लिखना है। 4 पॉइंट मतलब हर चीज पॉइंट में नहीं लिखी जाएगी। अगर वहां पे डेफिनेशन पूछेगा तो उसको पैराग्राफ में ही लिखना है। अगर आपको डेट पूछा गया तो उसको भी पैराग्राफ में लिखना है, डेट और इंसान। लेकिन अगर वहां पे कुछ वजूहात हैं, कुछ कॉजेज हैं, कुछ इफेक्ट्स हैं, इन चीजों को पॉइंट्स में लिखा जाएगा, या तो वो जीपीएससीआर में हो या एसएसएलसी के एग्जामिनेशंस में। तो आपको ये ध्यान रखें, 2 मार्क्स को 4 पॉइंट लिखना है, 3 मार्क्स को 6 पॉइंट लिखना है और 4 मार्क्स को 8 पॉइंट लिखना है। अगर कहीं 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो 10 पॉइंट। इसका मतलब क्या है वो समझो, हर एक पॉइंट को आधा मार्क्स मिलेगा। अगर ज्यादा लिखें तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपके पास टाइम है तो उसका यूटिलाइज कर लो। अगर टाइम नहीं है, टाइम सफिशिएंट नहीं होता तो इतने पॉइंट लिखेंगे, और वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, इधर उधर के पॉइंट नहीं। तो हम सीधा आज की तरफ रुख करते हैं, तो पोर्चुगीज की तरफ। हिंदुस्तान में पोर्चुगीज पहले यूरोपियन है जो हिंदुस्तान को आने वाले हैं। दे आर फर्स्ट यूरोपियन हु केम टू द इंडिया। ये तो पहला पॉइंट हमको पता है। यहाँ पे 2 डेट मैंने लिखा है, इस 2 डेट के ऊपर ऑब्जर्व करें तो 2 पॉइंट मिलेंगे। पहला पॉइंट क्या है, 1498 के अंदर वास्को डी गामा हिंदुस्तान को न्यू सी रूट फाइंड करते हैं। ये तो बात पक्की है। वास्को डी गामा फाइंड ए न्यू सी रूट टू इंडिया इन द ईयर 1498 एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु केम टू द इंडिया। ये पहला पॉइंट है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसका मतलब है दे आर द फर्स्ट यूरोपियंस, दे आर द फर्स्ट यूरोपियंस हु केम टू द इंडिया। हिंदुस्तान को आने वाले पहले यूरोपियन अकवाम कौन है, वो पोर्चुगीज हैं। ठीक है, तो हिंदुस्तान से चले जाने वाले, आखिर में जाने वाले यूरोपियन कौन है, वो भी पोर्चुगीज हैं। लास्ट यूरोपियन who leave to India, तो हिंदुस्तान को छोड़ के निकल जाने वाले आखिरी यूरोपियन भी पोर्चुगीज है। सर ऐसा क्यों? इसका मतलब यह है, हमारा देश आजाद हुआ 1947 में। 1947 में आजाद होने के बावजूद हमारे पास से पोर्चुगीज नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि वो गोवा को अपना कैपिटल बना के अभी रूल करते रहते। उसके बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1961 के अंदर, 1961 के अंदर उनको यहां से धकेला जाते, उनको यहां से रिमूव किया जाता, ड्रेव आउट किया जाता, वॉश आउट किया जाता, उनको यहां से निकाल बाहर किया जाता, यहां से निकाल फेंकते हैं उनको। निकालने के बाद में वहां पे एक ऑपरेशन फॉर्म करते, मिलिट्री ऑपरेशन रहते उनको निकालने के लिए। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन विजय। ठीक है, इस तरह से उनको यहां से बाहर निकाला जाता। ये पॉइंट समझ में आया? तो वास्को डी गामा जो है वो हिंदुस्तान को 3 मर्तबा आता। पहली मर्तबा 1498 के अंदर आने के बाद में अब जो अपना खर्चा करके आया हुआ होता है उसका 60 गुना वापस ले जाते हैं, फायदा, बेनिफिट। ठीक है, दूसरी बार आता है 1501 के अंदर, और तीसरी बार हिंदुस्तान को आता है 1524 को एक वाइसराय बन के। लेकिन उसकी डेथ यहीं पे होती, और आज भी उसकी कबर यहीं पे है, कोची के फोर्ट के अंदर, कोची के किले के अंदर। ठीक है, लेकिन ये एसएसएलसी के सिलेबस में नहीं है। ये डिटेल एक्सप्लेन करने के टॉपिक में ये वाला कॉन्सेप्ट हम डालेंगे। तो एसएसएलसी में क्या दिया गया है, द फर्स्ट यूरोपियन एंड they are Vasco da Gama was the first person, they are the first European and they are the last European who lived to India। हिंदुस्तान को छोड़ने वाले अगले यूरोपियन, हिंदुस्तान को आने वाले पहले यूरोपियन, वास्को डी गामा वो पहला इंसान। ये 3 पॉइंट एसएसएलसी की बुक में एक्सप्लेन कर। नेक्स्ट पॉइंट, अभी पोर्चुगीज के बारे में दूसरा पॉइंट क्या है, तो दोस्तों याद रखो, पोर्चुगीज ने, अब जब वास्को डी गामा यहां से बाहर जाते, हिंदुस्तान में बहुत सारा पैसा है, हिंदुस्तान को हम रूल करेंगे किसी भी तरह, तो इसीलिए ये मकसद से उन्होंने वाइसरायज को भेजना स्टार्ट करते।
सर इनका पहला वाइसराय कौन था? इनका पहला वाइसराय था फ्रांसिस्को डी आलमेडा। तो फ्रांसिस्को डी आलमेडा हिंदुस्तान आया, ये कॉन्सेंट्रेट कीजिए यहां पर। क्यों? ही वॉज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ द पोर्चुगीज, ये पुर्तगाल का पहला वाइसराय। सर अब एक वाइसराय क्यों भेजेंगे वो लोग? वाइसराय मींस लाइक ए प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वो वहां के राजा के अंडर में रहते, पुर्तगाल के राजा के अंडर में रहने वाला वाइसराय था। तो वो वाइसराय हिंदुस्तान में रूल करने की कोशिश करते। याद रखो, जब फ्रांसिस्को डी आलमेडा हिंदुस्तान आया था 1505 से लेके 1509 तक, तो 1505 से 1509 तक वास्को डी गामा हिंदुस्तान आता। हिंदुस्तान आने के बाद में ऊपर साइड में कौन रहते? जस्ट लूदी डायनेस्टी खत्म होने के पोजीशन में रहती। इधर साइड से आदिल शाही डायनेस्टी स्ट्रांग होते रहती। यहां पे विजयनगर एम्पायर है, पूरा हिंदुस्तान है। ऑलरेडी इंडिया के अंदर बहुत सारे डायनेस्टीज के अंदर बटा हुआ था। जब फ्रांसिस्को डी आलमेडा एक दिमाग लगाते, हम लैंड पर सुप्रीमेसी नहीं से एस्टैब्लिश करेंगे, वी एस्टैब्लिश द सुप्रीमेसी ओवर द वाटर। हम हिंदुस्तान के जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे, हम हिंदुस्तान के समंदर पर कब्जा करेंगे। क्योंकि इनकी जो नेवी थी वो नेवी बहुत स्ट्रांग थी। नेवी मीन्स समंदरी फौज बहुत स्ट्रांग थी। तो इसलिए इसने क्या किया, एक पॉलिसी लाया जिसे हमें ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से पुकारता। जब ब्लू वाटर पॉलिसी आई तो ब्लू वाटर पॉलिसी का मीनिंग क्या है? समंदर का पानी नीला दिखता है तो समंदर पर हुकूमत करना है। किसके बजाय? हम जमीन के बजाय समंदर पे हुकूमत करना। द सुप्रीमेसी ओवर द सी इंस्टीट्यूट ऑफ द लैंड, लैंड को छोड़ के किसके ऊपर करना है? समंदर पे करना। सर समंदर पे क्यों फोकस किया है? बहुत शातिर दिमाग वाला इंसान था। क्यों? तो सबसे ज्यादा जो बिजनेस था वो समंदर से होता था। अगर समंदर का पूरा कब्जा हमारे ऊपर आया तो हिंदुस्तान के सभी राजा इनके ऊपर डिपेंड होंगे। अगर ऐसा हुआ भी, विजयनगर के जो किंग्स थे कृष्णदेवराया, वो अल्फांसो अल्बुकर्क की मदद से और फ्रांसिस्को आलमीडा की मदद से अरबस्तान के घोड़े मंगाते थे, सऊदी अरेबिया से घोड़े मंगाते थे। इसीलिए जब सऊदी अरेबिया से घोड़े मंगाते थे तो आगे कॉन्सेप्ट क्या होते? ये पॉइंट याद रख लो, घोड़े लाके किसको देते थे? विजयनगर डायनेस्टी को। तो इसका मतलब क्या हुआ? विजयनगर डायनेस्टी एंड पोर्चुगीज आर फ्रेंड्स, दोनों भी फ्रेंड्स थे, बिजनेस फ्रेंड्स थे। समझ में आए? दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करो। हुआ यहां होने के बाद में सेकेंड वाइसराय कौन रहते? अल्बुकर्क। ये तो ही वॉज द सेकेंड वाइसराय, ये दूसरा वाइसराय है। लेकिन इंटरेस्टिंग कहानी क्या है देखो, ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्चुगीज इन इंडिया। हिंदुस्तान में ये पुर्तगाल का असल बानी है। सर इसको क्यों असल बानी बोल रहे हैं? ऐसा क्या किया इसने? इसने बहुत सारे पॉलिसी लाए। क्या? अरबस्तान के जो घोड़े थे वो अरबस्तान के घोड़े किसको दे देते? विजयनगर को दे देते। तो विजयनगर ने इनको भी मदद की। कब? तो अल्बुकर्क ने 1510 के अंदर, 1510 के अंदर बीजापुर के आदिल शाह यूसुफ आदिल खान के साथ जंग करके गोवा को फतेह कर लिया। He captured the Goa from Bijapur Sultan Yusuf Adil Shah in the year 1510. 1510 के अंदर मिला, बीजापुर आदिल शाह का जो इलाका था मिल गया। तो फिर डरना क्यों है? विजयनगर तो पीछे सपोर्ट करने के लिए आई है। तो वहां पे घोड़े लाद देने का मकसद, क्योंकि इनको गोवा कैप्चर करना था, यही तो मेन मकसद था अल्फांसो डी अल्बुकर्क का। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क क्या किया? इतना करने के बाद में गोवा को एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बनाया, एक इंतजामियाई मरकज बनाया, वहां से हम रूल करेंगे। तो तब जाके गोवा पुर्तगाल का, इसके जमाने में नहीं, आगे आने वाले जमाने में गोवा पुर्तगाल का कैपिटल बना, दारुल खला बना हिंदुस्तान के अंदर। तो वहां पे उनका कैपिटल क्या था? लिस्बन था। यहां पे उनका कैपिटल क्या है? कहां पे?
जो पुर्तगाल की जो रियल कंट्री है वहां पे उनका लिस्बन कैपिटल है, तो हिंदुस्तान में उनका कैपिटल कौन सा है? गोवा है। तो आसान सा कॉन्सेप्ट है। इतना फिर क्या किया अल्फांसो अल्बुकर्क? ये भी काम किया कि वो जानता था कि हम यहां पे हिंदुस्तान में अगर रूल करना चाहते हैं तो हमारी जनसंख्या ज्यादा चाहिए, हमारे लोगों की तादाद ज्यादा चाहिए। इसलिए उसने ये ऐलान किया, जो भी ऑफिसर यहाँ के लोकल इंसानों के साथ शादी कर लेता है, लोकल लड़कियों के साथ शादी करता है, जितने बच्चे पैदा करता है उसको ज्यादा से ज्यादा पेमेंट मिलेगी, उसको ज्यादा से ज्यादा रिवार्ड मिलेगा। इसी मजहबी पॉलिसी की वजह से, इसी रिलीजियस पॉलिसी की वजह से इसको इनकार करते हिंदुस्तान के लोग, इसको अपोज करते हिंदुस्तान के लोग। तो ये अल्फांसो अल्बुकर्क था। ठीक है, ये अल्फांसो अल्बुकर्क के बारे में तुम्हारे एग्जाम में भी पूछेगा। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द अल्फांसो अल्बुकर्क, तो वो अगले वाले वीडियो में देखेंगे कि किसके बारे में कितने पॉइंट्स लिखना। इतना पोर्चुगल का इंपॉर्टेंस था। अब लियो डच वाले। सर डचेस का क्या इंपॉर्टेंस है? तो डचेस का एक ही इंपॉर्टेंट है, दे आर बिलोंग टू हॉलैंड एंड नीदरलैंड। ये कहां से बिलोंग करते थे? हॉलैंड या नीदरलैंड, नेदरलैंड, हॉलैंड या नेदरलैंड से बिलोंग करने वाले लोग थे। अब ये डच क्या है सर? एक डच एक कास्ट का नाम है, डच एक जात का नाम है। इसीलिए इन्हों कहां से आए थे? हॉलैंड या नीदरलैंड से आए थे। एक कंट्री है यूरोप के अंदर, एक देश है यूरोप के अंदर, वहां से आने वाले लोग थे। नेक्स्ट, तो इन्होंने क्या किया? 1602 के अंदर एक यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी को खोला, जिसको हमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोलते हैं। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी को या डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। याद रखो, डचेस का जो पहला सेंटर था, डचेस का पहला सेंटर था सूरत। कौन सा सेंटर है? बिजनेस करने का सेंटर, बिजनेस सेंटर, जिसे हमें उर्दू में क्या बोलते? कोठी, तिजारती कोठी के नाम से पुकार दो। याद रखो, पोर्चुगीज को छोड़ के बाकी सभी तीनों यूरोपियन का जो फर्स्ट सेंटर था वो सूरत था। सर सूरत को ये क्यों टारगेट कर रहे थे ये सब लोग? आज भी याद रखो, सूरत कपड़े की मिल के लिए फेमस है। नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, जहां पे पैदा है सब लोग वहीं पे जाएंगे। अगर तुमको कहीं पे नुकसान है तुम पहले वहां जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। कहां पे पैदा है वहीं पे जाएंगे। सब लोग सूरत में आके धावा बोल दो। तो इसलिए डचेस कामयाब नहीं होंगे, डचेस आगे बढ़ नहीं पाते। क्यों नहीं बढ़ पाते? आगे ब्रिटिश और फ्रेंच भी वहीं पे आ रहे हैं, तो उनका मुकाबला कर सकते हैं। तो इनके पास मुकाबला करने के लिए उतना कॉन्सेप्ट नहीं था। और ये डचेस लोग क्या करते हैं? इंडोनेशिया की तरफ भी फोकस करते रहते, यहाँ का छोड़ो। कौन सी भी काम करने से पहले एक पॉइंट तुम ना वो बोल रहे से याद रखो, अगर तुम्हें कौन से भी काम करना चाहते हैं तो एक फोकस होना चाहिए। तो ब्रिटिशर के पास वो था, उन्होंने किया, और हिंदुस्तानियों पे पास भी वो था, उन्होंने आजादी ली। तो फोकस एक तरफ करना है, अलग अलग नहीं जाना। तो फोकस एक किया, उसको इंटरेस्ट जगाया, तो जगा के फैलने की कोशिश की। नेक्स्ट सूरत हुआ। अब देखो, इनके जो अदर बिजनेस सेंटर थे वो कौन से थे? कैम्बे, ब्रोच, कैम्बे है, ब्रोच है, मछलीपट्टनम है, नागपट्टनम है, चिंसूर है, बालसूर है, अदर सेंटर्स है। दीगर तिजारती कोठियां बोलते हैं हम। तो ये आगे जाओ। डचेस के बारे में ज्यादा पढ़ना नहीं है। क्यों डचेस के बारे में ज्यादा पढ़ने? वो ज्यादा आते ही नहीं है। हाँ, एक चीज याद रखो, डचेस हमेशा वायनाड के किंग के साथ जंग करने की कोशिश करते थे। वायनाड, ये वर्ड याद रख लो। वायनाड आता कहां पे? वायनाड इट्स प्रेजेंट इन द केरला स्टेट। तो वायनाड केरला स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। देखो कितना कॉन्सेप्ट है। वायनाड केरला के अंदर यहां पे प्रेजेंट है। तो डचेस सूरत के अंदर है, यहां से यहां टारगेट करती, मतलब मलबार कोस्ट के अंदर टारगेट करने की कोशिश करते हो, क्योंकि मलबार कोस्ट में सबसे अच्छी बरसात होती है और हिंदुस्तान में पहली बरसात मलबार कोस्ट में आती। तो पहली को जो
बरसात है, जो पहली बरसात है वो कोस्ट में आती, मलबार कोस्ट में, तो वहाँ पे ज़्यादा उगाव भी चीज़ होती, फसल भी अच्छी तरह से उगती, तो ये प्लेसमेंट कैप्चर करने की कोशिश करती डचेस। लेकिन उनके बीच में एक कांटा रहता है, कौन सा? मार्तंड वर्मा, वायनाड का किंग। सर डचेस मार्तंड वर्मा के रहते हुए डचेस क्यों कोशिश कर रहे थे? तो उनको नहीं पता था कि मार्तंड वर्मा कितना कोशिश, लेकिन याद रखो मार्तंड वर्मा से पहले उनके जो चचा थे, अंकल थे, उन्होंने रूल करते रहते वायनाड किंगडम को। तो वो इंसान वीकेंड रहते, वो इंसान कमजोर रहते। जब वो इंसान कमजोर रहते, उसका फायदा उठा के डचेस कहां पे? वायनाड के आसपास के इलाकों को कैप्चर करने की कोशिश करता रहता। उसी टाइम में जो अंकल था, उनको अंकल को हटा कौन आती? मार्तंड वर्मा पावर में आते। उसकी जो एज रहती, वो कितने रहते? वो 24 ईयर्स रहते। जब ये 24 ईयर्स का बच्चा रहता है, 24 ईयर्स के अंदर इन्हें बाकी के डचेस को मारने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं वैसी कोशिश? ही ऑर्गेनाइज द 50,000 आर्मी। इन्हें 50,000 की फौज तैयार करते, किसको मारने के लिए? यूरोपियंस को मारने के लिए, खास करके डचेस को मारने के लिए। तो अब डच तैयार हैं, किसका फायदा उठाना चाह रहे हैं डच? रामवर्मा, किसका अंकल? रामवर्मा किसका अंकल था? रामवर्मा मार्तंड वर्मा का अंकल था, उसका चचा था, उसको मारने की कोशिश कर रहे थे। तभी मार्तंड वर्मा पावर में आते। तो ये क्या बच्चा नहीं मारेगा हमको बोल को ऐसा ही आने के बाद में मार्तंड वर्मा ने अपनी 50,000 की आर्मी लेके काली मिर्च के इलाके पर, कौन सा? काली मिर्च, पेपर कहने का वर्ड बोलता है। ये जो पेपर का जो प्लेस है, ये पेपर का जो प्लेसेस को इन्हें कैप्चर कर ले छोड़ते हैं उन्हें आने से पहले। आओ बेटा अंदर कैसे आदमी देखेंगे, जस्ट आओ देखेंगे। अब क्यों? अब मैं राजा हूं यहां पर, कौन? मार्तंड वर्मा। अब हरा के दिखाओ डचेस, तो डचेस आ जाते, तो डचेस हार जाती पहली जंग में। तो डचेस वापस जब चले जाते हैं, तो वापस जब डचेस चले जाती हैं, तो मार्तंड वर्मा क्या करते हैं? अपने आसपास के लोगों को जमा करके बोलते हैं, देखो भाइयों, ये जो यूरोपियंस है इनको आने नहीं देना है, हम सब एक रहना है। तो जब मार्तंड वर्मा ये सोचते रहते, तो डचेस पैसे देख के उनके आसपास के थोड़े लोगों को अपने तरफ खींच लेते। दूसरी बार फिर अटैक करते अलग अलग प्लेस पे। तो वो अलग अलग प्लेस में दूसरी बार जब अटैक करते, फिर भी किसकी हार होती? डचेस की ही हार होती। मार्तंड वर्मा फिर जीत जाते। तब डचेस को मार्तंड वर्मा एक लेटर लिखते। क्या लेटर लिखते? डचेस के बारे में एक लेटर ये लिखते, मैं कभी भी कोई भी यूरोपियन को मेरे इलाके में तिजारत करने की परमिशन नहीं दूंगा। I had never give any permission to any European who tried to business in our area. मेरे एरिया के अंदर किससे भी मैं बिजनेस करने नहीं दूंगा। ये बात डचेस को फिर चुप जाती। तो इन द ईयर 1741 डचेस अटैक्ड अगेन इन द थर्ड टाइम। फिर तीसरी दफा फिर अटैक करती मार्तंड वर्मा के ऊपर, लेकिन मार्तंड वर्मा ठहरा तक काबिल इंसान, तो इसीलिए डचेस को फिर पछाड़ मार, फिर हराते। तो इस बार डचेस पीछे हट जाते हैं। क्या होते? जंग के मैदान में खामोश बैठ दे। They stopped the war and make the treaty. लास्ट में ट्रीटी कर लेती कब? 15 अगस्त 1741 में। और इस ट्रीटी के हिसाब से इनके मार्तंड वर्मा के इलाके में डचेस नहीं आ सकता। ये था मार्तंड वर्मा के बारे में। ओके, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये भी उसको इजीली और आसान तरीके से समझ ले। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।